जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग मानव शरीर क्रिया विज्ञान पर आधारित तीसरा प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, टेस्ट सीरीज हल करेंगे। आप जानते हैं इससे संबंधित प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यह इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट कक्षा। पहला प्रश्न कहता है, लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी किस नाम से जानी जाती है? लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं, यह बताना है। ए कहता है एरिथ्रोसाइट्स, बी कहता है इयोसिनोफिल्स, सी कहता है थ्रोम्बोसाइट्स और डी कहता है ल्यूकोसाइट्स। आपको बताना है कि आरबीसी को किस नाम से जाना जाता है। जी हाँ, एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती हैं? ए यकृत में, बी वृक्क में, सी तिल्ली में और डी अस्थि मज्जा में। तो बताएं। जी हाँ, अस्थि मज्जा में। आगे देखिए, लाल रक्त कणिकाओं का श्मशान कहलाता है। लाल रक्त कणिकाओं का श्मशान क्या कहलाता है, कहाँ कहलाता है, कहाँ लाल रक्त कणिकाओं का श्मशान है? ए कहता है यकृत, बी कहता है अस्थि मज्जा, सी कहता है वृक्क और डी कहता है प्लीहा। आपको बताना है कि सही उत्तर इसका क्या है। जी हाँ, प्लीहा बिल्कुल ठीक है। शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कितने दिनों तक जीवित रहती हैं? ए 80, बी कहता है 120 दिन, सी कहता है 365 दिन और डी कहता है 470 दिन। तो आपको बताना है कि शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कितने दिनों तक जीवित रहती हैं। 120 दिन बिल्कुल ठीक उत्तर है। आगे देखें, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? ए कहता है यकृत में, बी कहता है तिल्ली में, सी कहता है हृदय में और डी कहता है अस्थि मज्जा में। आपको बताना है कि मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है। अस्थि मज्जा बिल्कुल ठीक उत्तर है। लाल रक्त कणिकाओं का उत्पादन निम्न में से किसके द्वारा होता है? ए कहता है हृदय, बी कहता है हार्मोन, सी कहता है अस्थि मज्जा और डी कहता है यकृत। आपको बताना है लाल रक्त कणिकाओं का उत्पादन निम्न में से किसके द्वारा होता है। अस्थि मज्जा बिल्कुल ठीक उत्तर है। आगे देखें, उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी ए कहता है का आकार बढ़ेगा, बी कहता है आरबीसी का आकार बढ़े नहीं सॉरी, ए कहता है आरबीसी का आकार घटेगा, बी कहता है आरबीसी का आकार बढ़ेगा, सी कहता है आरबीसी की संख्या बढ़ेगी, डी कहता है आरबीसी की संख्या घटेगी। आपको बताना है कि उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी पर क्या प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। क्या होगा? आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। आगे देखिए, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है यानी डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है, वह बताना है आपको। ए कहता है ऑक्सीजन ले जाना, बी कहता है कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, सी कहता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है, बताएं। डब्ल्यूबीसी का यानी श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना यूपीपीसीएस का प्रश्न है ये। आगे देखें, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? ए कहता है लिम्फोसाइट्स, बी कहता है बेसोफिल्स, सी कहता है इयोसिनोफिल्स और डी कहता है न्यूट्रोफिल्स। आपको बताना है कि मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है। तो न्यूट्रोफिल्स बिल्कुल ठीक उत्तर है। आगे देखें, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? ए कहता है पट्टिकाणु, बी कहता है डब्ल्यूबीसी, सी कहता है आरबीसी। डब्ल्यूबीसी का मतलब श्वेत रक्त कणिकाएं, आरबीसी का मतलब लाल रक्त कणिकाएं और डी कहता है जीव द्रव्य।
जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया कौन प्रारंभ करता है? WBC श्वेत रक्त कणिकाएं प्रक्रिया प्रारंभ करती हैं। रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप्स के खोजकर्ता कौन है? ये कई बार पूछा गया प्रश्न है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। ए कहता है लैंड स्टीनर, बी कहता है लिवेनहॉक, सी कहता है वियनर और डी कहता है लीवाइन। तो इसका सही उत्तर है लैंड स्टीनर। कौन? लैंड स्टीनर। आपको बताना है आरएच फैक्टर का पता किसने लगाया? ए लैंड स्टीनर ने, बी वियनर ने, सी लिवेनहॉक ने और डी कहता है लैंड स्टीनर तथा वियनर ने। तो बताएं आरएच फैक्टर का पता किसने लगाया? जी हाँ, लैंड स्टीनर तथा वियनर हॉक ने। आगे देखें, किस किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, यह बताना है आपको। ए कहता है ए, बी कहता है बी, सी कहता है ए बी और डी कहता है ओ। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ए बी। ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? पहला ऑप्शन कहता है ए, बी दूसरा ऑप्शन कहता है बी, सी ऑप्शन कहता है ए बी और डी ऑप्शन कहता है ओ। आपको बताना है किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। जी हाँ, ओ। ओ में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। आगे देखें, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? ए कहता है ए, बी कहता है बी, सी कहता है ए बी और डी कहता है ओ। तो ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको ध्यान से देखिए। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो, एंटीजन को प्रतिजन भी कहा जाता है ना, यह क्या करता है वो आपको बताना है। ए कहता है शरीर के तापमान को कम करता है, बी कहता है विष से बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है, सी कहता है प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है और डी कहता है हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है वह आपको बताना है। ये आईएएस का प्रश्न है, आप बताएं। जी हाँ, एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। क्या करता है? प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। आगे देखें, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? ए कहता है विपत्ति के, बी कहता है पोषक पदार्थों की कमी के, सी कहता है प्रतिकूल वातावरणीय दशा के और डी कहता है संक्रमण के विरुद्ध। तो एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? जी हाँ, संक्रमण के विरुद्ध होता है। किसके विरुद्ध? संक्रमण के विरुद्ध होता है। आगे देखें, आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? ए कहता है बिल्ली से, बी कहता है बंदर से, सी कहता है मनुष्य से और डी कहता है भालू से। तो बताएं आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? बंदर से, बिल्कुल ठीक है। आगे देखिए, आरएच फैक्टर के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? आरएच फैक्टर के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? ए कहता है आरएच पॉजिटिव पुरुष तथा आरएच माइनस महिला, निगेटिव महिला। बी कहता है आरएच निगेटिव पुरुष तथा आरएच निगेटिव महिला। सी कहता है आरएच पॉजिटिव पुरुष तथा आरएच पॉजिटिव महिला और डी कहता है आरएच नेगेटिव पुरुष तथा आरएच पॉजिटिव महिला। आपको बताना है कि आरएच फैक्टर के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है। इंपॉर्टेंट है ये। जी हाँ, ये आरएच फैक्टर जिनका पॉजिटिव होता है ऐसे पुरुष तथा जिनका आरएच फैक्टर निगेटिव होता है ऐसी महिला, यह जो जोड़ी होती है यह विवाह के लिए उपयुक्त नहीं होती है। ए बिल्कुल ठीक उत्तर है इसका। ये आगे देखें, संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस
फिटेलिस कहते हैं। इसका कारण क्या है? संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है, जिसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस कहते हैं। इसका कारण क्या है? थक्का क्यों बनता है ये बताना है आपको। ए कहता है पिता का आरएच पॉजिटिव तथा माता का आरएच निगेटिव होना। बी कहता है पिता का आरएच निगेटिव तथा माता का आरएच पॉजिटिव होना। सी कहता है पिता का आरएच निगेटिव तथा माता का आरएच पॉजिटिव होना। और डी कहता है पिता का आरएच पॉजिटिव तथा माता का आरएच निगेटिव होना। तो आपको बताना है कि इसमें से सही कारण क्या है। जी हाँ, पिता का आरएच पॉजिटिव तथा माता का आरएच निगेटिव होना ही इसका मुख्य कारण है। जो ऊपर हम लोग इसके पहले वाले प्रश्न में देख रहे थे कि वो उपयुक्त जोड़ी नहीं है, उसका यही मुख्य कारण है। ठीक ना? आगे देखिए, अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? क्या है? सर्वग्राही है। ए कहता है बी कहता है ए, सी कहता है ओ, डी कहता है ए बी। आपको बताना है कि कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है। मतलब हर ब्लड ग्रुप से वह रक्त ग्रहण कर सकता है, सर्वग्राही है। तो बताएं, ये कई बार पूछा गया है भाई। जी हाँ, ए बी जो रक्त समूह होता है वो सर्वग्राही कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्वग्राही कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देख लेंगे। आगे देखें, ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक आदाता कहा जाता है। सार्वत्रिक आदाता क्यों कहा जाता है? आदाता का तात्पर्य वही है, हाँ, सर्वग्राही से ही है। क्योंकि ए कहता है उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। बी कहता है उसके रक्त में प्रतिपिंड उपस्थित होता है। सी कहता है उसके रक्त में प्रतिजन का अभाव होता है। डी कहता है उसके रक्त में प्रतिपिंड तथा प्रतिजन दोनों का अभाव होता है। तो आपको बताना है कि ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक आदाता क्यों कहा जाता है। जी हाँ, सही उत्तर इसका क्या है? हाँ, क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। किसका? प्रतिपिंड का अभाव होता है। आगे देखें, निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है, आदाता नहीं, दाता होता है। ए कहता है ए बी कहता है ओ, सी कहता है ए और डी कहता है बी। आपको बताना है कि इसमें से सही उत्तर क्या है। तो सार्वत्रिक दाता होता है ओ, है ना? यह हर ब्लड ग्रुप को, हर रक्त समूह के लोगों को अपना ब्लड दे सकता है। ठीक ना? ओ समूह वालों का ब्लड किसी भी समूह के व्यक्ति को दिया जा सकता है, इसीलिए इसको कहते हैं सार्वत्रिक दाता। यदि अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न कहता है यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो तथा महिला का रक्त वर्ग बी हो तो उनकी संतानों में निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता है। ये टेक्निकल चीजें हैं, थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ में आएंगी। यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी है, महिला का ब्लड ग्रुप क्या है? बी है, तो उसकी संतानों में कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता? ए कहता है ए, बी कहता है बी, सी कहता है ए बी और डी कहता है ओ। तो आप बताएं। देखिए, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, लेकिन ओ रक्त वर्ग उसकी संतान, ओ रक्त समूह की संतान नहीं हो सकती, ओ ब्लड ग्रुप वाली नहीं हो सकती उसकी संतान। ठीक ना? तो ये जो है टेक्निकल चीजें हैं। आगे चलें, आगे देखते हैं। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है, क्या है? ए है, और माता का रक्त वर्ग ओ हो, तो बताइए कि उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। ए कहता है बी कहता है ए, सी कहता है ओ और डी कहता है बी हो सकता है, ए बी हो सकता है या फिर ओ भी हो सकता है। तो आप बताएं क्या हो सकता है। जी हाँ, ओ हो सकता है। क्या हो सकता है? ओ हो सकता है। आगे देखें, रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति
निरापद कौन से रुधिर वर्ग के व्यक्तियों को रक्तदान दे सकता है? ए कहता है बी तथा ओ को, बी कहता है ए तथा ओ को, सी कहता है ए तथा ए बी को, और डी कहता है बी तथा ए बी को। आपको बताना है कि रुधिर वर्ग बी वाला यानी बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति कौन कौन से रुधिर वर्ग के व्यक्तियों को रक्तदान दे सकता है। जी हाँ, वह बी को तो दे ही सकता है और साथ ही जो सबसे लेता है यानी ए बी उसको भी दे सकता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे चलें। मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? ए कहता है मेडुला ऑब्लांगाटा में, बी कहता है अनुमस्तिष्क जिसको सेरेबेलम कहते हैं उसमें, सी कहता है हाइपोथैलेमस में, और डी कहता है प्रमस्तिष्क गोलार्ध में। तो आपको बताना है मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने और भोजन की तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं, बताएं। हाइपोथैलेमस में। कहाँ? हाइपोथैलेमस में, बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखें। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है? ए मेडुला ऑब्लांगाटा, बी सेरेब्रम, सी सेरेबेलम, और डी कहता है उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कौन सा है। जी हाँ, सेरेब्रम। ध्यान दीजिएगा, सेरेब्रम, सेरेबेलम नहीं, है ना, सेरेब्रम। ये मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र होता है। आगे देखें। सेरेब्रम किससे संबंधित है? ए कहता है नाड़ी, बी कहता है हृदय, सी कहता है मस्तिष्क, और डी कहता है यकृत। तो अभी आपने पढ़ा है ना, मस्तिष्क बिल्कुल ठीक उत्तर है। आगे देखें। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? ए अनुमस्तिष्क, बी मस्तिष्कांका, सी प्रमस्तिष्क, और डी कहता है मध्य मस्तिष्क। आपको बताना है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग इनमें से कौन सा है। जी, प्रमस्तिष्क। कौन सा है? प्रमस्तिष्क, बिल्कुल सही उत्तर है। आप आगे चलें। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? ए मस्तिष्क कोशिकाएं, बी यकृत कोशिकाएं, सी अस्थि कोशिकाएं, और डी पेशी कोशिकाएं। तो आप बताएं मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाओं में। किसमें? मस्तिष्क कोशिकाएं। आगे देखिए। तंत्रिका तंत्र की लघुतम संरचना तथा शरीर क्रियात्मक इकाई है? तंत्रिका तंत्र की लघुतम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई कौन सी है वो बताना है। ए कहता है डेंड्रॉन, बी कहता है सेंट्रॉन, सी कहता है एक्सॉन, और डी कहता है न्यूरॉन। तो न्यूरॉन लघुतम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई है तंत्रिका तंत्र की। आगे देखिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? ये कई बार पूछा गया है प्रश्न, इसको आप ध्यान से देख लेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? ए लाल रक्त कोशिका, बी श्वेत रक्त कोशिका, सी तंत्रिका कोशिका, और डी इनमें से कोई नहीं। जो तंत्रिका कोशिका होती है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, ठीक ना। आगे देखें। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? ए कहता है 12, बी कहता है 16, सी कहता है 31, और डी कहता है 34। आपको बताना है मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है 31 जोड़ी। कितनी? 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। अगला प्रश्न देखिए। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? ए कहता है अनुमस्तिष्क में, बी कहता है प्रमस्तिष्क में, सी कहता है कशेरुक रज्जु में, और डी कहता है तंत्रिका कोशिका में। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण केंद्र होता है वह होता है कशेरुक रज्जु में। किसमें? कशेरुक रज्जु में। आगे देखिए। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? ए माइटोकॉन्ड्रिया में, बी लाइसोसोम में, सी
राइबोसोम में, और डी कहता है हरित लवकों में। आप बताएं श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है ए 15%, बी 16%, सी कहता है 30% और डी कहता है 25%। आपको बताना है कि मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर निकलने वाली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? जी हाँ, 16%। कितनी? 16% होती है। आगे देखिए, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है? ए कहता है 12, बी कहता है 25, सी कहता है 38, डी कहता है 45। बताइए। जी हाँ, 38 अणु एटीपी का निर्माण होता है। कितने? 38 अणु एटीपी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न कहता है मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? ए 16 से 20, बी 10 से 25, सी कहता है 12 से 31 और डी कहता है 70 से 72 बार। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? जी हाँ, 70 से 72 बार। ठीक ना? ये सही उत्तर है। आगे देखें। अगला प्रश्न कहता है भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? ए राइबोसोम, बी लाइसोसोम, सी केंद्रक और डी कहता है माइटोकॉन्ड्रिया। आपको बताना है कि भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया। आगे देखिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? प्रश्न को थोड़ा सा और ध्यान से देख लीजिए आप। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? ए वायु श्वसन, बी जल अपघटन, सी ग्लाइकोलिसिस और डी अवायु श्वसन। तो इसका जो सही उत्तर है वह है वायु श्वसन। क्या है? वायु श्वसन कहते हैं। ठीक ना? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? ए कहता है 4%, बी कहता है 5%, सी कहता है 10% और डी कहता है 15%। तो आप बताएं, जो सांस हम छोड़ते हैं उस हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 4%। कितनी? 4%। कितना अच्छा प्रश्न है ये। आगे देखें, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? ए कहता है फ्यूमेरिक अम्ल, बी कहता है पाइरुविक अम्ल, सी कहता है ग्लूकोज व एटीपी और डी कहता है लैक्टिक अम्ल या लैक्टिक एसिड। आपको बताना है क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पाइरुविक अम्ल का होता है। किसका? पाइरुविक अम्ल का होता है। अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, बी कहता है पाइरुविक अम्ल, सी कहता है लैक्टिक एसिड मतलब लैक्टिक अम्ल और डी कहता है फ्यूमेरिक अम्ल। आपको बताना है कि अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? जी हाँ, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। तो इस तरीके से यह इम्पोर्टेंट वीडियो पूरा हुआ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो उसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।